हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात बेटा जी। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। स्पर्श की पाठ्य पुस्तक गद्यांश भाग और इसका अगला लेसन जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर और ये रविंद्र केलेकर जो है इनके द्वारा लिखा गया पार्ट है वो है पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ में टूटी पत्तियां इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। सबसे पहला गिन्नी का सोना। मैंने इस चैप्टर को कल रीडिंग करवा दी है, लेकिन इस चैप्टर में बात क्या दी गई है विशेष वो आज मैं समझाऊंगी। यहाँ पर दूसरा है इसका जैन की देन। ठीक है, सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं रविंद्र केलेकर। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म गोवा के कोंकण क्षेत्र में, ठीक है, कब हुआ? 1925 ईस्वी को हुआ, सन 1925 को हुआ। इनकी जो मृत्यु है ये मृत्यु सन 2010 ईस्वी में हुई। अभी सन 2010 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म के पश्चात ही आपको पता है वहां पर चल रहा था गोवा मुक्ति आंदोलन। युवावस्था के काल में ये गोवा मुक्ति आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाने वाले बने। ठीक है, सक्रिय भूमिका करता रहे, यानी गोवा को मुक्ति दिलाने के लिए, फ्रांसीसियों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए वहां पर जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था उसमें अपने युवावस्था के काल में रविंद्र केलेकर जी ने वहां पर अपना योगदान दिया। ये किसके विचारों से प्रभावित थे? गांधीवादी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और गांधीवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण इन्होंने जो रचनाएं लिखी उन रचनाओं में भी इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। रचनाओं में इस विचार का प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, यानी हम जिस भी विचारक से प्रभावित होते हैं तो हमारे विचार उनका अनुगमन करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं या दूसरों को जो भी प्रेरणा देते हैं वो उसी विचारक के मार्ग निर्देशन में चलते रहे। तो गांधीवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे और ऐसे गांधीवादी विचारों की झलक इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। इनके लेखन क्षेत्र की जो भाषा है वो भाषा, एक तो वो अपनी कोंकण क्षेत्र की कोंकणी भाषा को बहुत वैल्यू देते थे और एक इनकी थी मराठी भाषा। इसके अलावा इन्होंने हिंदी तथा गुजराती भाषा में भी लिखा है। इन चार भाषाओं का इनको ज्ञान था। मुख्य रूप से कोंकणी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने 25 रचनाएं लिखी। ठीक है, मराठी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए 3 मेन रचनाएं हैं जो मराठी की भाषा में लिखी गई हैं और हिंदी और गुजराती में कुछ एक रचनाएं शामिल की गई हैं। हिंदी और गुजराती में जो रचनाएं लिखी गई हैं मुख्य रूप से हिंदी की रचना ही है जिसको हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है, कोंकणी भाषा में कोंकणीचे उज्ज्वा ठाचे, ये मराठी भाषा में जापान जसा दिसला। ठीक है, एक एक रचना का नाम भी हमें ध्यान में रखना है। और इसी तरह से कोंकणी साहित्य, आपको पता है कोंकणी भाषा एक स्थान विशेष की गोवा से संबंधित है। उस वहां की स्थानीय भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने कोंकणी में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी ताकि कोंकणी के साहित्य को समृद्ध बनाया जा सके। और यही कारण है कि उन्होंने गोवा के उस कोंकण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुख्य भाषा को अपने साहित्य लेखन का मुख्य आधार बनाया। और इस तरह से साहित्य साधना करने के कारण इनको गोवा के वहां साहित्य से संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया। साहित्य सेवा करते हुए सन 2010 में ये इस संसार लोक से विदा कह गई। अब पाठ परिचय।
ये तो हो गया इसके लेखक का परिचय। पाठ परिचय में क्या बताया है? पाठ परिचय में बताया है कि हमारे इसमें 2 रचनाएं शामिल है, इसके 2 पार्ट हैं। तो कई बार क्या होता है, दोहा दिया जाता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गढ़ी रहे थोथा दे उड़ाए, सार सार को गढ़ी रहे थोथा दे उड़ाए। नीचे वाली पंक्ति आपकी पुस्तक में दी गई है और ऊपर वाली पंक्ति मैंने लिख करके आपको इस दोहे से परिचित कराया है। साधु यानी सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार का छाजले का स्वभाव होता है। छाजला आपने देखा होगा, बांस की छोटी छोटी तिनकों से बनाया हुआ एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से अनाज को छाना जाता है ना। अनाज को छानते हुए हम क्या करते हैं, ग्रहण करने योग्य चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को ग्रहण करते हैं और थोथी यानी व्यर्थ चीजों को उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो सज्जन व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए जैसे सूप यानी छाजले का स्वभाव है। अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करो और बुरी चीजों को त्याग दो। ये चीजें क्या है, तो लेखक ने जो काम किया है, ये इसकी जो टिप्पणियां हैं, ये टिप्पणियां जो हैं इसकी आनुभाविक है। आनुभाविक है, आनुभाविक का अर्थ है अनुभव पर आधारित है और साथ में मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य है। यानी ये जो बात बता रही है वो हमें भी ग्रहण करनी आवश्यक है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यहाँ इन्होंने बताया है कि इन्होंने थोड़ा लिखा, कम लिखा है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है वो ग्रहण करने योग्य है। समझ आ रही है बात? इन्होंने पतझड़ में टूटी पत्तियों का पहला पार्ट दिया गिन्नी का सोना। तो ये हुआ इसके पाठ का परिचय कि कई लेखक या साहित्यकारों का एक गुण होता है कि वो जो भी थोड़ा कुछ लिखते हैं उस थोड़े में भी बहुत कुछ बयान कर देते हैं। बयान करने का क्या अर्थ है, आप जितना भी पढ़ रहे हो, थोड़ा पढ़ रहे हो, पढ़ो ऐसा जो आपके आचरण में ग्रहण करने योग्य हो। यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में ऐसी बातें दी जानी चाहिए जो बालकों को, जो विद्यार्थियों को, जो आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा ग्रहण करने योग्य देती हो। कबीर ने भी यही शिक्षा दी, बड़े भाई साहब ने भी यही शिक्षा दी, रविंद्र केलेकर भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं और संचयन की बुक में हरिहर काका ने भी यही बताया कि शिक्षा वो नहीं है कि जो आप अपने किताबों से रटो, शिक्षा वो है जो अनुभव से प्राप्त होती है और ये अनुभव जो है हमें अपने आचरण में अपनाने आवश्यक है। गागर में सागर भरने की बात भी उन्होंने बताई है कि कम शब्दों में लिखा है लेकिन इतना कुछ कम शब्दों में बयान कर दिया, वो भी हमें एक सीख, एक अनुभव, एक शिक्षा दे रहा है। कई लेखकों में ये गुण है, ऐसा ही गुण है रविंद्र केलेकर जी का, जिन्होंने बहुत कम लिखा है लेकिन जो भी लिखा है वो सार ग्रहण करने योग्य है। इनका पहला हिस्सा आता है पतझड़ में टूटी पत्तियों का पहला पार्ट है गिन्नी का सोना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, गिन्नी का सोना क्या होता है। मैं आपको कल जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि बेटा सोना 2 तरह का होता है, ध्यान देना। मैंने लिखा शुद्ध सोना। शुद्ध सोना क्या होता है, शुद्ध सोना जो होता है ना वो बहुत मुलायम होता है, बहुत नरम होता है, बहुत ज्यादा उसमें लचक होती है और इसमें चमकहीन होता है, इतनी चमक नहीं होती जितना सोना चमकता है। ये है शुद्ध सोना। इस शुद्ध सोने से गहने नहीं बनाए जाते, सिक्के नहीं बनाए जाते। अब इस सोने को जब टकसाल में भेजा जाता है तो इस सोने में क्या मिक्स करा जाता है, इसमें मिक्स होता है तांबा और तांबा मिक्स होने से क्या बनता है, गिन्नी का सोना। गिन्नी यानी सिक्के, जिस सोने से सिक्का निर्मित होता है, सिक्का निर्मित होता है। अब इस सोने में क्या खासियत हो गई, पहली बात है ये थोड़ा क्या बन गया, कठोर बन गया, इसमें कठोरता आ गई तांबे के मिश्रण से और इसमें कांति उत्पन्न हो गई, चमक आ गई, चमक आ गई और चमक उत्पन्न होने से और कठोरता आ जाने से आप इसको मन चाहे आकार में ढाल सकते हो, मन चाहे आकार में ढाल सकते हो। क्यों,
क्योंकि अब इसमें गहने बनाए जा सकते हैं। समझ गए? शुद्ध सोना जो है वो अपने खरे रूप में होता है और खरे रूप में इतना मुलायम होता है, चमक उसमें नहीं होती, तो उससे गहने नहीं बनाए जा सकते। जब उसके अंदर हमने तांबा मिश्रित किया तो तांबे के मिश्रण से क्या बना, ये सोना जो है टकसाल में काम में लिया गया, जिससे क्या बने, सिक्के बनाए गए। और इन्हीं सिक्कों, जिन सिक्कों से, जिन सोने से सिक्का निर्मित हो रहा है, उसी सोने से गहने बनाए गए। क्योंकि अब इस सोने में क्या हुआ, थोड़ी कठोरता आ गई, ताकि आप इसको मन चाहे आकार में ढाल सकते हो, और उसमें चमक उत्पन्न हो गई, ताकि वो सोना जो है आकर्षक लगता है, हमारे मन को आकर्षित करने वाला होता है। इन चीजों से लेखक क्या समझा रहा है, ये जो शुद्ध सोना होता है ना, ये होते हैं हमारे आदर्श, जिन्हें शुद्ध आदर्श कहा जाता है। हमेशा सत्य बोलो, हमेशा अहिंसा करो, हमेशा ऐसे कार्य करो जिसमें अपना सुख नहीं हो बल्कि दूसरों का फायदा हो। ऐसा करना आज के समय में बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। हमेशा सत्य बोलना, तो हमेशा सत्य बोलने की वजह से भी क्या होता है, कई बारी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हमेशा अहिंसा का पालन करना, तो कई बारी होता है हमें ही हिंसा का पात्र बना दिया जाता है, हमारे साथ ही मारपीट हो जाती है। और हमेशा ऐसा कार्य करो जिससे दूसरों को फायदा हो, तो अपना नुकसान करके कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। यानी शुद्ध आदर्श कैसे हैं, शुद्ध सोने की तरह खरे हैं, जिनका आज के युग में कोई महत्व नहीं है। तो क्या किया जाए, शुद्ध आदर्शों में शामिल करें। जैसे सोने में शामिल हो रहा है तांबा, हम इस आदर्श में क्या मिलाएंगे, व्यवहारिकता। क्या मिलाएंगे, व्यवहारिकता। यानी समय जिस कदर चल रहा है, जो मांग समय की है, उस मांग के अनुसार इन शुद्ध आदर्शों में व्यवहारिकता को मिलाया जाए। तब क्या निकल कर आता है, गिन्नी का सोना, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। समझ रहे हैं आप इस बात को, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट यानी व्यवहारिक आदर्शवादी। इसको क्या नाम दिया हमने, व्यवहारिक आदर्शवादी। मात्र आदर्शवादी आज के समय में नहीं चल पाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, अपने आचरण में थोड़ा सा व्यवहारिकता को शामिल करके अपने आप को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के रूप में सामने लाएगा, जिसकी वजह से वो ऐसे कार्य करेगा जो समय के अनुसार भी होंगे, जिसमें आदर्श भी शामिल होंगे, और लोग जो है उनके कार्यों से प्रभावित होकर के उनके आचरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश भी करेंगे। इसका एक उदाहरण दिया। ये प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कौन थे, यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया गांधी जी। आपको मैं बता दूं, महात्मा गांधी ने जितने भी सत्याग्रह या आंदोलन चलाए, उसमें किसी की गर्ज नहीं की थी। वो ये मानते थे अहिंसा का पालन करो, लेकिन अहिंसा का पालन करके उन्होंने खुद ने दिखाया ना। लेकिन जब उनको लगा कि अहिंसा से काम नहीं कर निकल पा रहा, देश की आजादी करानी है बिना लाठी उठाए, बिना किसी गाली गलौच या दबाव के, हम बस बैठे बिठाए हड़ताल और सत्याग्रह करते करते अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करा लेंगे, संभव था क्या, नहीं था। तो उन्होंने अंत में क्या डिसीजन लिया, करो या मरो, कुछ भी करो, अब तो अपनी स्वाधीनता हमें लेनी ही है। यानी आदर्श जहां तक सही थे उन्होंने उनको अपनाया, लेकिन जहां उनको लगा कि अब आदर्शों से काम चलने वाला नहीं, उन्होंने किसका शामिल कर दिया, व्यवहारिकता को शामिल कर लिया। इसीलिए गांधी जी के द्वारा दिए गए जो नियम थे, जो कायदे कानून थे, वो आज भी लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, और लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनके आचरण और व्यवहार को खुद भी अपनाने की कोशिश करते हैं। वे केवल आदर्शवादी नहीं है, वे क्या है, व्यवहारिक आदर्शवादी है। यानी वो सोने में तांबा नहीं मिलाते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा तांबा रखते हैं, इसमें थोड़ा सा सोना मिलाते हैं। ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिकता, भाई सूझबूझ से काम लेना, जो समय की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम करना, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आदर्श शामिल कर लेना, ताकि लोगों को क्या लगे, वो उचित लगे, और लोग उससे ज्यादा से ज्यादा प्रभावित भी होंगे, उसके प्रति आकर्षित भी होंगे, और उसके जैसा आचरण करने का भी सोचेंगे, यानी आपका अनुसरण करेंगे। तो ऐसा कौन था प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, ऐसा प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट था महात्मा गांधी, जिसका जिक्र रविंद्र केलेकर जी ने अपने इस पाठ में किया है, जिसका शीर्षक दिया गया है गिन्नी का सोना। समझ गए, यानी
शुद्ध आदर्श जो है शुद्ध सोने की तरह खरे होते हैं, जो आज के समय की मांग के अनुसार चलने वाले नहीं है। फिर शुद्ध सोने में क्या मिलाया हमने? तांबा मिलाया, ताकि गिन्नी का सोना बनाया जा सके, ताकि आभूषण बनाए जा सके, ताकि सोने के अंदर कठोरता लाई जा सके, ताकि उसको और ज्यादा चमकीला बनाया जा सके और उससे गहने बनाए जा सके, वो हमारे प्रयोग में लेने योग्य हो जाएगा। इसी तरह से शुद्ध आदर्श, कोरे आदर्श हमारे प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। इनके अंदर हमें क्या बना मिलाना है? व्यवहारिकता रूपी तांबा मिलाना है। जब इस व्यवहारिकता रूपी तांबे के अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा और इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम, जब इनका मिलान करेंगे तब समाज के अंदर क्या सामने आएंगे? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। अब यहाँ पर मैं बता दूं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कौन होते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे लोग होते हैं जो अपनी व्यवहारिकता के अंदर थोड़े से आदर्श मिला करके समय की मांग के अनुसार कार्यों को करते हैं, और इनके कार्य इतने प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं कि अन्य लोग इनसे प्रभावित होते हैं और इनका अनुसरण करने के लिए ललायित हो जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी थे। ऐसे लोग जो है हालांकि ऊंचे दर्जे या ऊंचे पदों को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन जिस स्थान पर भी होते हैं वो अपना प्रभाव इतना कायम किए हुए होते हैं कि हर कोई व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है। यानी अन्य लोगों को आगे बढ़ने का वो मार्ग दे देते हैं, खुद तो वहीं रहते हैं, लेकिन एक आइडिया, एक आदर्श, एक रास्ता वो प्रशस्त कर देते हैं जिस पर चढ़ करके आप आगे की तरफ अपनी अप्रोच बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट यानी ये उस सड़क का काम करते हैं जिस पर आगे चल करके आप अच्छे अच्छे सरकारी और पदों को प्राप्त कर सकते हो, राजनीतिक पदों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये खुद राजनीतिक पद या सत्ता की कामना नहीं रखते। ये व्यवहारिकता को अपनाते हैं और व्यवहारिकता में थोड़े से आदर्श शामिल करते हैं। ये अंतर है गिन्नी का सोना और शुद्ध सोना, और यही अंतर है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट और कोरे आदर्शवादी। कोरे आदर्श आज के समय में चलने वाले भी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि गिन्नी का सोने का क्या अर्थ है। गिन्नी का सोना यानी वह व्यक्ति जो अपनी व्यवहारिकता में थोड़ा सा आदर्श मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, इसकी एक और जानकारी दे देते हैं। दूसरा पार्ट है इसका जैन की देन। जैन की देन की ये क्या है? एक पद्धति है। पद्धति यानी विधि, विधि यानी तरीका। कहाँ का है? जापान का है। किससे प्रेरित है? बौद्ध धर्म से प्रेरित है। बौद्ध धर्म से प्रेरित एक पद्धति है। इस पद्धति का नाम है जैन की देन। ये कहाँ प्रचलित है? जापान में प्रचलित है। क्या है ये? ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में भी अपने मानसिक शांति के लिए, अपने मानसिक शांति के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। समझ गए? आपको पता है कि आज की दिनचर्या बहुत व्यस्ततम है, हर एक व्यक्ति भागदौड़ में लगा हुआ है। यहाँ तक कि जब यहाँ ये जो रविंद्र केलेकर हैं, इनको एक बार जापान घूमने का मौका मिला। जापान में कौन रहता था? इनका एक मित्र रहता था, और मित्र के पास जब ये गए जापान में, तो इन्होंने अपने मित्र से, जापान में रहने वाले मित्र से एक प्रश्न किया। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को किस प्रकार की बीमारियां होती हैं? तो उत्तर में मित्र ने कहा कि जापान के यहाँ के लोगों को ज्यादातर बीमारियां होती है मानसिक तनाव, और इस मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कई ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी लगभग देश की 80% आबादी इसी मानसिक तनाव के कारण बीमार है और मौत को प्राप्त कर रही है। तो लेखक ये सोचने लगता है कि मानसिक तनाव, तो यहाँ जापान के लोगों ने क्या ऐसा मार्ग अपने अपनाया है जिसकी वजह से ये मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं? तो आपको पता है तकनीकी के क्षेत्र में जापान की तुलना में कोई भी देश नहीं ठहरता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। टेक्निक जो है वो जापान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में काम में ली जाती है। हर छोटे से छोटा बच्चा जो है इस टेक्निक के बल पर जो है अपने आप को आत्मनिर्भर करने की कोशिश करता है। ये छोटा सा देश जापान जो है
ये प्रतिद्वंदिता रखता है, प्रतिस्पर्धा रखता है, किससे? अमेरिका जैसे विकसित देश से। और अमेरिका जैसे विकसित देश से प्रतिद्वंदिता रखने के कारण जापान के जो लोग हैं वो 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज्यादा लोड किस पर पड़ता है? दिमाग पर। और ज्यादा लोड इस पर पड़ने की वजह से ये भी क्या है? एक मशीनरी है। काम करते 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 एकाएक क्या होने लगती है? ठप होने लगती है। और धीरे धीरे यहाँ पे लोड जैसे जैसे बढ़ता है, ये दिमाग जो है उसकी गति धीरे धीरे मंद होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब पूरी की पूरी गति बंद हो जाती है। दिमाग बंद हो जाना यानी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना, और वो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो व्यक्ति पतन का शिकार हो जाता है। तब जापान के लोगों ने अपने इस बीमारी से निजात पाने के लिए एक पद्धति अपनाई। वो पद्धति क्या थी? वो पद्धति थी चा नो यू, यानी चाय पीने की एक विधि। चाय पीने की एक छोटी सी विधि, एक छोटा सा तरीका, चा नो यू कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आज के समय में वृक्ष जो है बहुत ज्यादा काटे जा रही हैं, तो ऐसा कोई वातावरण हमें नहीं मिलता जो हरियाली से परिपूर्ण हो। तो जापान के अंदर क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर जो छत है, जिसे टेरेस कहा जाता है, वहां पर क्या किया गया है? वहां पर नीचे घास से निर्मित फर्श है और लकड़ियों से निर्मित छत बनाई गई है। उस पर सुंदर कारीगरी की गई है। ऐसा लगता है कि हम नेचुरल वातावरण या प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं। वहां एक समय में 3 व्यक्तियों की एंट्री होती है, और एक बंदा होता है। उस बंदे जो जो जिसे हम सामान्य भाषा में वेटर कहते हैं, ठीक है, वो वेटर क्या करता है? जैसे ही 3 व्यक्ति उसे आते हुए नजर आते हैं, वो वेटर जो है वो अपने झोपड़ी के पास की स्थान पर जाता है और वहां से कप वगैरह निकाल करके लाता है, और उसे पानी में से धो करके वो कप और एक साइड में रखता है। अब वहां सिगड़ी, जिसे अंगीठी कहा गया है, अंगीठी सिलगाता है, उसके ऊपर चायदानी रखता है। चायदानी रख करके उसमें चाय उबालनी शुरू करता है, और दूसरे तरफ वो उन पात्रों को जिनको धो करके लाया पहुंच करके तैयार करता है। जैसे ही चाय तैयार हो जाती है, वो उन पत्रों में चाय उड़ेल करके आए हुए तीनों अतिथियों के सामने वो चाय परोसता है। जैसे ही अतिथि आते हैं, वो जो है एक शब्द बोलता है। शब्द का यहाँ पे नाम दिया गया है दो जो, यानी आइए तशरीफ लाइए। क्या बोलता है? आइए तशरीफ लाइए, यानी वो बैठने का स्थान दिखाता है, और सारे कार्य इतना गरिमापूर्ण तरीके से करता है कि उसके कार्यों को देख करके अपने आप ही मन जो है उसकी ओर आकर्षित होने लग जाता है। अब वो उन पात्रों में चाय उड़ेल करके उन तीनों व्यक्तियों के समक्ष रखता है। कारण बताइए कि वहां 3 ही व्यक्ति क्यों बुलाए गए हैं? ताकि ज्यादा व्यक्ति होंगे, ज्यादा शोर होगा, और ज्यादा शोर होने से मानसिक शांति का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरे उस वातावरण में सिर्फ 3 व्यक्तियों के ही प्रवेश को मंजूरी दी गई है। ज्यादा व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है, मना किया गया है। अब आधा आधा कप उसमें चाय, 2 घूंट चाय पीने में उनको 1.5 घंटे का समय लगता है, और उस 1.5 घंटे के समय में वो 2 घूंट चाय को चुस्कियां ले लेकर पीते हैं और प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाते हैं। तो लेखक ने जब उसको खुद के ऊपर अप्लाई किया, जब वो अपने दोस्त के साथ इस चान और यू का एक पार्ट बनने के लिए गया, तब उसने देखा कि चाय पीते हुए वास्तव में उसका दिमाग जो है वो एकदम धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। हर एक शोरगुल से, हर एक मानसिक द्वंद से उसका मानस जो है, उसका मानसिक जो संतुलन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बरकरार हो रहा है। और एक समय ऐसा आता है जो उसका जो दिमाग है वो एकदम शांति का अनुभव करता है। लेखक को ऐसा लगता है कि वो अनंत काल से जीता आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जिस शांति को वो अनुभव कर रहा है वो शांति उसके जीवन में लंबे समय से चल रही है। लेखक कहता है कि आज मुझे पता चला कि वास्तव में जीना किसे कहते हैं, यानी जीवन की सार्थकता किसमें है? मानसिक शांति में है। तो क्या है ये? जैन की देन, बौद्ध धर्म से प्रभावित एक पद्धति है जिसे जापान के लोगों ने अपनाया है ताकि वो मानसिक शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया, चा नो यू, चाय पीने की एक विधि का, जिसमें एक वेटर होता है जो आए हुए अतिथियों के सम्मान में थोड़ी थोड़ी चाय वहां उनके समक्ष उपस्थित करता है। उस चाय को पीने के बाद
जो वहां आए हुए 3 व्यक्ति हैं वो एकदम मानसिक शांति का अनुभव करते हुए सार्थक जीवन जीने के लाभ को प्राप्त करते हैं। इसे ही कहा गया है जैन की देन। जैन का अर्थ है जापानी संस्कृति में बौद्ध धर्म की पद्धति की जो देन है, जो सीख है, उसे ही कहा गया है जैन की देन। तो उम्मीद है आपको यहाँ जैन की देन की भी पूरी सार्थकता समझ में आ गई होगी कि जैन की देन, जैन क्या है? एक पद्धति। कौन सी पद्धति? बौद्ध धर्म की पद्धति। कहाँ पर अपनाई गई? जापान में। उसकी क्या देन है? उसकी ये सीख है कि हर एक व्यक्ति को मानसिक शांति की आवश्यकता है और मानसिक शांति पाने के लिए उसको क्या उपाय करना चाहिए कि आजकल कोई वृक्ष या पर्यावरण या वातावरण या वनों से परिपूर्ण वातावरण नहीं मिलता है, तो चा नो यू का एक हिस्सा बनना चाहिए, चाय पीने की एक विधि का हिस्सा बनना चाहिए, जहाँ तजारिंग होता है। यहाँ मैंने आपको बताया ना, जो वेटर होता है उसको नाम दिया गया है तजारिंग। तजारिंग जब अतिथियों को वो देखता है तो वो बोलता है दो जो, आइए तशरीफ लाइए, और चाय बना करके चाय के पात्रों में चाय को उडेल करके उन अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत करने की क्रियाएं गरिमापूर्ण तरीके से करता है। तो अतिथि उस समय उस प्राकृतिक वातावरण में उस 2 घूंट चाय को चुस्कियां लेकर के उसके आनंद को प्राप्त करते हुए अपने मानस को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करते हैं, और ये मानसिक शांति ही उसको जीवन की सार्थकता के बारे में बताती है। तब वह भूतकाल में क्या बीता उसकी चिंता नहीं होती, भविष्य में क्या होगा उसकी फिक्र नहीं होती, बल्कि वर्तमान में वो जो जीवन जी रहा है उसी जीवन का लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी का नाम दिया गया जैन की देन। तो 10th क्लास आप लोगों को समझ आया होगा कि जैन की देन का क्या अर्थ है। जैन की देन जो है बौद्ध धर्म की एक पद्धति है जिसे जापान के अंदर अपनाया गया है, जो चाय पीने की एक विधि है, और इसी विधि में लोग जो है मानसिक शांति का अनुभव करके अपने मानस को बिल्कुल शांत करके वास्तविक जीवन जीने की सीख प्राप्त करते। तो आप लोगों को यहाँ तक का सारा ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। जब भी हमारी क्लास होगी हम इस पाठ को रीडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा।